मैं आयुषी हूँ। मैं यूपीएससी की एस्पिरेंट हूँ, उत्तराखंड से हूँ, देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। और हाल ही में यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करवाया। कहते हैं अति के बाद अंत होता है, और यूपीएससी ने अभी तक इतनी गलतियाँ की है कि अब वो समय आ गया है कि इस गलतियों का, इस अति का अंत ज़रूर होना चाहिए। और इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं कि 2015 में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीसैट एग्जामिनेशन को क्वालिफाइंग कर दिया गया। यानी कि अब जितने भी छात्र हैं उनको 200 में से सिर्फ 33% मार्क्स लेकर आने हैं। सोच के आपको लग रहा होगा कि 33% ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन आज के समय वो 33% जो है वो एक सामान्य छात्र के लिए या फिर जो एक सीरियस कैंडिडेट है उसके लिए भी इतना मार्क्स लेकर आना एक माउंट एवरेस्ट की चोटी के चढ़ने के समान हो चुका है। खास तौर पे जो हिंदी माध्यम से हैं और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं उनके लिए आज के समय पे ये पेपर क्रैक करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल गैजेट में ये लिखा हुआ है कि क्लास 10th लेवल की मैथ्स पूछी जाएगी। अब जो अभ्यर्थी है उसी स्तर के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार यूपीएससी ने अपनी सारी हदें पार कर दी। हमारे पास लगभग जब पेपर में हम गए तो हमें समझ में आया कि इस बार जो क्वेश्चंस थे वो इस स्तर के थे जो एक आम विद्यार्थी नहीं सॉल्व कर सकता था। और बाहर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद हमें समझ में आया कि असलियत तो ये थी कि सिलेबस से बाहर के स्तर के क्वेश्चंस पूछे गए, और ऐसे क्वेश्चंस लगभग कुछ 25 से ऊपर थे। अब हमारे साथ हमारे एडवोकेट साकेत जैन सर है और एडवोकेट उमेश सर भी है। हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपनी पिटीशन फाइल करी है और यही हमें रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन इस साल जितना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ उससे हर एक अभ्यर्थी आज ये पूछने के लिए मजबूर है, क्या ये अभ्यर्थी के लिए अमृतकाल की सौगात है? क्योंकि अब यूपीएससी से और यूपीएससी के इस अन्याय से हर एक अभ्यर्थी परेशान हो चुका है। यूपीएससी कहता है हम स्किल्स और जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये पेपर लेते हैं। इस साल का जो पेपर था उसके लिए अभ्यर्थी ये पूछने के लिए मजबूर हो गया है, क्या यूपीएससी के मेंबर्स खुद, क्या यूपीएससी के एग्जामिनर कंट्रोलर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ये पेपर सॉल्व करके दिखा सकते हैं, पास करके दिखा सकते हैं तय समय सीमा में? ये हम सब अभ्यर्थियों की तरफ से उनको ओपन चैलेंज है कि आप तय समय सीमा के अंदर इस पेपर को सॉल्व करके दिखाइए। एक सबसे बड़ी विडंबना है 2022 में जिस अभ्यर्थी ने सिविल सेवा परीक्षा की सीसैट एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करा, तो उसके लिए यूपीएससी कहता है कि इसके अंदर एप्टीट्यूड है, बुद्धि है। लेकिन 2023 में वही विद्यार्थी जब पाठ्यक्रम से बाहर पूछे जाने सवालों के कारण सीसैट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो एक ही वर्ष में उस अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी ये भी घोषणा पत्र जारी करता है कि इस अभ्यर्थी के पास एप्टीट्यूड ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक मापदंड तो होना चाहिए ना। एक साल एक अभ्यर्थी को कहा कि उसके पास एप्टीट्यूड है, दूसरे साल उसी अभ्यर्थी को कहा कि आपके पास तो एप्टीट्यूड ही नहीं है। और आज बात यहाँ तक पहुँच गई है कि किसी विद्यार्थी की यदि जनरल स्टडीज के पेपर में 120 मार्क्स हैं तो जरूरी नहीं कि वो विद्यार्थी पेपर मुख्य परीक्षा में बैठेगा, लेकिन 75 मार्क्स वाला अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मैथ्स के सवाल आने चाहिए, उसको एप्टीट्यूड उसका क्लियर होना चाहिए। लेकिन इस एप्टीट्यूड में ये जो सीसैट है ये शुरू से ही बहुत विवादों से घिरा हुआ है। आप सबको बताना चाहूंगी कि 2010 में जब सीसैट नहीं था उस समय यही पेपर में मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी थे सिविल सेवा परीक्षा में लगभग मुख्य परीक्षा में 4200 के अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से बैठते थे। जैसे ही अगले साल 2011 में हिंदी माध्यम के सीसैट पेपर आया तो हिंदी माध्यम के जितने अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 4200 से घटकर लगभग 1700 हो गई। और ये हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, ये यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट से हमने पूरा डेटा क्लेम करा है। और आपको बताती हूँ कि हमने कितना प्रोग्रेस करा है।
आज के समय 2021 में जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या मुख्य परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की महज 470 पे सिमट के रह गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता, हम हिंदुस्तान में रहते, हिंदी हमारी मातृभाषा, उसके बाद हिंदी भाषियों के साथ इतना अन्याय क्यों हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदी भाषी या अन्य भाषाओं के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों होता है? और वहीं जो हिंदी भाषा में बैठने वाले विद्यार्थी थे उनकी जगह इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थियों ने ली है। बात ये उठती है, ये अमृतकाल है, ब्रिटिश राज नहीं। इस बात को हम सबको और हमारी सरकार को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जब हमारी सरकार कहती है कि हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी को प्रोत्साहन करना है, लेकिन जब यही बात यूपीएससी में आती है, उस परीक्षा की आती है जहां से टॉप ब्यूरोक्रेट्स आईएएस, आईएफएस, आईपीएस चूज करे जाते हैं, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ एक विद्यार्थी, उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी से प्रतिस्पर्धा कर सके? क्या रीजनल लैंग्वेज से कोई तमिल मीडियम का, कोई कन्नड़ मीडियम का, मराठी मीडियम का अभ्यर्थी, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम की व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा कर सके? या फिर जो चयन प्रक्रिया है वो इस प्रकार से बना दी गई है कि जानबूझ के या प्रारंभिक स्टेज पे ही हिंदी माध्यम के और अन्य भारतीय भाषाओं के जो विद्यार्थी हैं वो अपने आप ही बाहर हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। उदाहरण के तौर पे इस बार सीसैट के पेपर में सेट डी क्वेश्चन नंबर 74 में डेटा का हिंदी ट्रांसलेशन दत्त लिखा हुआ है। ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था। अब जरा ये मुझे जितने भी हिंदी विद्वान हैं हमारे देश में वो खुद बताएं कि डेटा का ट्रांसलेशन हिंदी में दत्त कैसे हो सकता है। लेकिन यूपीएससी के खिलाफ एक ऐसी मिथ बन गई है, एक ऐसी मनोदशा बन गई है कि यूपीएससी खुदा है और कोई गलती नहीं कर सकता। लेकिन आज हम सब विद्यार्थी आपको ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी ने भी बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं और हमारी पहली डिमांड यही है कि जो यूपीएससी ने इस बार का पेपर लिया है सीसैट का, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि यूपीएससी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट 2019 में खुद सरकार को ये कहा था कि सीसैट के पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, और उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस भी हैं कि क्यों कैंसिल कर दिया जाए। और आज वही समय है कि यूपीएससी ने अपना दोहरा मापदंड अपनाया है। एक तरफ तो कहती है कि कैंसिल कर दिया जाए पेपर को, और दूसरी तरफ वही पेपर का स्तर, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, इस तरह का जो दोहरा मापदंड है वो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जनरल स्टडीज का जो पेपर था इस बार इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शंस इसमें आर्बिट्री, वेग एंड इरैशनल ऑप्शंस बनाए गए हैं जो कि यूपीएससी के मापदंड से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और इस पेपर की भी हमारी डिमांड है कि इस पेपर की भी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसी पेपर के द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये देश का भविष्य होते हैं। और आज जब हम अभ्यर्थी इस पेपर के जरिए सेलेक्ट होके जाते हैं और हम देश का भविष्य बनाने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करे। साथ ही साथ आप सबको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसको समझकर तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यूपीएससी ने 2022 में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लिया। उस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की आंसर की 1-1.25 साल बाद आई है अब जाकर, और उसके बाद अभ्यर्थी को पता चलता है कि उस आंसर की में इतने सारे सवाल तो गलत थे। अब अभ्यर्थी आज पूछते हैं ये सवाल कि यूपीएससी की तो एक्सपर्ट कमेटी है, तो जब यूपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी है, वो एक्सपर्ट कमेटी क्या कर रही है? पहले तो आप 1 साल बाद आंसर की निकालते हैं, उसके बाद उस आंसर की में भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि गलत दिए गए हैं, और इसका हमारे पास प्रूफ भी है। हमारी रिसर्च टीम ने ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर गलत दिया हुआ है, और उसके लिए रिसर्च हमने करी है। अभी हम आपके साथ गूगल ड्राइव लिंक शेयर करेंगे, और सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उस पर अपलोड करे हैं। एक सवाल है जिसमें ये कहा गया है
कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के हिसाब से अ पर्सन कुड बी अ स्लेव अकॉर्डिंग टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अब इस पे हमने बहुत रिसर्च करी है, इवन गवर्नमेंट सोर्सेज जो है वो यही कहते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यूपीएससी के एक्सपर्ट कमेटी के हिसाब से और यूपीएससी की आंसर की के हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने चाणक्य यूपीएससी में है जो ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट गलत है, जब सारे रिसोर्सेज सारे सोर्सेज आज ये कहते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यूपीएससी क्यों ये कहती है कि ये स्टेटमेंट गलत है? और सबसे बड़ी बात है कि इस स्टेटमेंट पे कार्रवाई कब होगी? आपने तो पिछले साल साहब रिजल्ट निकाल दिया, मेंस में मुख्य परीक्षा में भी बच्चे बैठ गए और कम से कम ऐसे 7 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन जिसमें ड्रॉप करा गया है, 6 क्वेश्चन जिसकी आंसर की बिल्कुल गलत दी हुई है। तो अगर इस 7 क्वेश्चन को भी देखा जाए तो लगभग 14 मार्क्स बैठते हैं। ये वो सवाल है जिसमें ये वो प्रतिस्पर्धा है जिसमें पॉइंट कुछ मार्क्स से ही अभ्यर्थी अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में यूपीएससी जैसी संस्था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो ऐसा काम कैसे कर सकती है कि वो अभ्यर्थियों के हितों को ताक पे रखते हुए ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ सीसैट के पेपर में 2021 में एक क्वेश्चन के लिए यूपीएससी ने एक सवाल के 2 उत्तर माने, वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी ने 2022 में एक क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया। तो कभी यूपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी की मर्जी होती है तो एक सवाल के 2 जवाब मान लिए और कभी वही उनकी मर्जी होती है तो ड्रॉप कर दिया। कोई एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी है या नहीं है? जब यूपीएससी खुद एक संवैधानिक संस्था है तो उनके ऊपर इस चीज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन करें। लेकिन आज हम सब अभ्यर्थी अपने आप में ठगा महसूस कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी फेल होता है तो वो सोचता है कि शायद हमारी तैयारी में कमी रह गई होगी और इसलिए ये सब हुआ, लेकिन आज उन्हें पता चलता है यूपीएससी की आंसर की 1 साल बाद जब आती है कि वास्तव में तो ये था कि उसकी गलती नहीं थी, इसमें तो यूपीएससी की गलती थी। और आज अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और मैं सभी अभ्यर्थियों की तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि वास्तव में यूपीएससी ने अभ्यर्थियों के साथ फ्रॉड कर दिया। ये आज के समय की रियलिटी है। हमारे